हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग शुरू किए थे अध्याय नंबर 2, आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें 3 क्षेत्रकों का अध्ययन हम लोग कर भी चुके हैं। और वह क्या था? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अगर आपने देखा हो, प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्रक। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चा माल का प्रयोग करते हुए वस्तुओं का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। फिर आ जाता है टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्रक। तो यह क्या करता है? यह सेवाएं प्रदान करता है। तो वह क्षेत्रक जो क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक। यह उत्पादन नहीं करता है लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। यह दोनों में उत्पादन होता है और यह उत्पादन प्रक्रियाएं यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है। फिर हमने कुछ आंकड़ों के द्वारा भारत में क्या किया था? हमने देखा था कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक जो हैं इनका जीडीपी में कितना योगदान है, रोजगार कितना इनमें उपलब्ध है, कौन से सेक्टर में कितना रोजगार है। तो हमने एक चार्ट से इसको समझ लिया था। अब देखिए, हमें देखना है आगे। और हमने देखा था कि तृतीयक क्षेत्रक का जो है भारत में महत्व बढ़ा है। वह क्यों महत्व बढ़ा है? तो देखिएगा, तृतीयक क्षेत्रक के महत्व, तृतीयक क्षेत्र के महत्व के बढ़ने के कारण, तृतीयक क्षेत्र के महत्व के बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं? देखिएगा, पहली बात, किसी देश में, भारत में ही ले लीजिए, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है। बुनियादी संरचनाओं की, अस्पताल की जरूरत होगी, शैक्षिक संस्थान की जरूरत होगी। तो यह सभी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो किसी भी देश में जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, जो कि सरकार द्वारा की जाती है अक्सर करके, जिन्हें हम सार्वजनिक सेवाओं में रख लेते हैं, तो जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसके दौरान क्या होता है? उसके दौरान हमें सेवाओं की जरूरत पड़ती है। तो हमें सेवाएं मिलती हैं। तो जैसे हमें शैक्षिक संस्थान अगर बनता हुआ मिल रहा है तो वह क्या हो रहा है? शिक्षा प्रदान करेगा, तो शिक्षा हो गई। अस्पताल बन रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा? अस्पताल से हमें सेवा मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुनियादी संरचनाओं का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। तो बुनियादी, सबसे पहला कारण हो जाएगा बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास। ठीक है, बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास। और यहां पे बुनियादी संरचनाओं में आप क्या क्या जान सकते हैं? तो अस्पताल हो गया, और बताइए, शैक्षिक संस्थान हो गए, तो ईटीसी लगा लीजिए आदि। ठीक है। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन के लिए भी हम अलग से एक बना लेते हैं। अब किसी भी देश में अगर कृषि बढ़ेगी और वहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? सड़क चाहिए। इसलिए हमें कौन सी व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी? परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। तो यानी कि हम देखेंगे कि कृषि व उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण, परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ी। परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ी है। देखिए, परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ी है तो कहां पर? कृषि व उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ी है। अब परिवहन क्या है? तृतीयक सेक्टर है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक है।
तो टर्शियरी सेक्टर है। तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कारण है, ठीक है। तो पहला हो गया बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है, कृषि व उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे लोगों की आय भी अब पहले से बढ़ चुकी है। तो आय का बढ़ना भी एक क्या है, यहाँ पे तृतीय क्षेत्रक को बढ़ाने का काम करता है। कैसे? जैसे आपके पास जब केवल भोजन करने के लिए पैसा है तो आप केवल भोजन पर खर्च करेंगे, लेकिन भोजन करने से जब पैसा बचेगा तब आप अतिरिक्त वस्तुओं को खरीदेंगे, जैसे मोबाइल फोन खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे। तो यह सभी क्या हैं, सेवाएं हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आय बढ़ने पर आप जो मांग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार निजी अस्पताल की मांग बढ़ जाएगी। जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, निजी स्कूल में भेज देते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो प्राइवेट स्कूल की मांग बढ़ जाएगी। फिर निजी अस्पताल में अपने जो इलाज कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे निजी अस्पताल की मांग बढ़ जाएगी। तो यह सभी संरचनाएं जो डेवलप होंगी, फिर यह क्या होंगी, किस सेवा के अंतर्गत जाएंगी, मतलब किस क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगी, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोगों की आय बढ़ने के कारण, लोगों की आय बढ़ने से, आय बढ़ने के कारण रेस्टोरेंट या होटल लिख सकते हैं, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, आदि की मांग बढ़ी है, ठीक है। देख लीजिए, लोगों की आय बढ़ने के कारण रेस्टोरेंट, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय आदि की मांग क्या है, बढ़ी है। अब इन सुविधाओं का विकास होगा तो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का अपने आप बढ़ जाएगा। फिर और एक कारण लिख लीजिए। तो भारत में आप देख रहे हैं या फिर पूरे विश्व में देख रहे हैं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास बड़ा तेजी से हुआ है, ठीक है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आप टीवी, मोबाइल ये सभी इसमें रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे, तो सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रसार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार। इंटरनेट सुविधाएं रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट भी एक प्रकार की क्या है, सेवा है। तो इसका जब प्रसार होगा तो आपका तृतीय सेक्टर जो है, यानी तृतीय क्षेत्र जो है, अपने आप क्या होने लगेगा, मजबूत होगा। तो आप देख सकते हैं तृतीय क्षेत्र के महत्व के बढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इसके बाद कृषि व उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है, जिसके कारण परिवहन की मांग बढ़ी है। आप कह सकते हैं परिवहन, व्यापार भी इसी के अंतर्गत आता है। परिवहन है, व्यापार है, ठीक है। भंडारण की सुविधाओं की मांग बढ़ेगी। जब कृषि होगी ज़्यादा तो भंडारण की मांग होगी। भंडारण भी किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवाओं की मांग बढ़ी है। लोगों की आय बढ़ने के कारण रेस्टोरेंट, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल आदि की मांग बढ़ गई है। जब इनका डेवलप होगा तो डेवलपमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर हमने देखा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैसे कि इंटरनेट, टीवी, मोबाइल आदि सभी यह क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्या है, एक तरह से प्रकार बन जाते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के भाग बन जाते हैं। और इनके बढ़ने से भी सेवाओं का क्या होगा, यानी सेवा क्षेत्र का क्या होगा, वो ऊपर जाएगा सेवा क्षेत्र हमारा। तो इस तरह से आप यह पूरा नोट कर लीजिए। फिर आते हैं आगे। अब आइए देखते हैं आगे। अब देखना हमें अधिकांश लोग नियोजित कहाँ हैं, यानी नौकरी कहाँ कर रहे हैं। यानी नियोजित का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। तो कहाँ लोग एम्प्लॉयमेंट हैं, तो उन्हें रोजगार कहाँ प्राप्त होता है। तो अधिकांश लोगों को भारत में आपने आज भी देखा कि 49% लगभग लोग जो हैं वह किसी ना किसी तरह से किससे जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगली हेडिंग है आपकी, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। यानी कहाँ पर अपना आजीविका कमाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नियोजित मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी कैसे कर रहे हैं, यानी कमाने का साधन, ठीक है। नौकरी यहाँ नहीं कहेंगे कमाने का साधन क्या है इनका।
तो अधिकांश लोग आज भी देखेंगे कृषि से जुड़े हैं, कृषि में। तो अधिकांश लोग नियोजित कहाँ हैं? कृषि में। अब आप देखेंगे गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है कि जहां पर खेत में एक व्यक्ति के होने से काम चल जाएगा, वहां पर पूरा परिवार ही उस खेत में लगा रहता है। अगर आप वहां से मान लेते हैं यह एक खेत है, यह एक खेत है, यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं 3 लोग मान लेते हैं, और इस खेत में केवल आवश्यकता है एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति से काम चल जाएगा, पूरा वह एक व्यक्ति इस खेती को देख सकता है। लेकिन आप देखेंगे तीनों लोग कुछ ना कुछ इसमें करते रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए, एक व्यक्ति को हटा दिया, एक व्यक्ति को अगर काम में लगाया जाए और 2 व्यक्ति को हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम इसे कहेंगे यहाँ पर जो यह है फालतू के लोग लगे हुए हैं, इनकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी इन्होंने कोई उत्पादन नहीं किया है। अब इसी से हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का, या फिर कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो अधिकांश लोगों के नियोजित होने के कारण, कहाँ पर? कृषि में। तो अधिकांश लोग कृषि में नियोजित हैं, जिसके कारण हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो देखिएगा, तो कृषि में है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी को कहते हैं दूसरा नाम इसी का क्या है? छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। अंग्रेजी में बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए क्या हो जाएगा छिपी बेरोजगारी? तो बेरोजगारी का वह रूप, देखिएगा लिखता हूं मैं, बेरोजगारी का वह रूप, बेरोजगारी का वह रूप जिसमें व्यक्ति कार्यरत तो होता है, व्यक्ति कार्यरत तो होता है, लेकिन उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है? लगभग शून्य हो जाती है। लेकिन उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अत्यंत कम या लगभग शून्य होती है, अत्यंत कम या लगभग शून्य होती है। ठीक है। तो बेरोजगारी का वह रूप जिसमें व्यक्ति कार्यरत तो होता है, व्यक्ति कार्यरत तो होता है, लेकिन उसकी उत्पादकता अत्यंत कम या लगभग शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो वही है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में खेती में जहां पर एक व्यक्ति का काम होता है वहां 3-4 व्यक्ति लगे होते हैं, तो एक व्यक्ति की उत्पादकता है, बाकी लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाती है लगभग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में यह ज्यादा देखने को मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि का जो संबंध है वह ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से ही होता है। तो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी को आराम से देख सकते हैं। ठीक है। और छिपी हुई बेरोजगारी अगर कहें तो आप अल्प बेरोजगारी का एक रूप है। ठीक है, अल्प बेरोजगारी का एक रूप है। अब अल्प बेरोजगारी क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे अल्प बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगार। जैसे मान लेते हैं कोई डिग्री लिया है व्यक्ति बीटेक की और चला रहा रिक्शा, तो वहां पे क्या है? अल्प बेरोजगारी है। उसे डिग्री है उसके पास इंजीनियर बनने की और चला क्या रहा है? रिक्शा। यानी उसे अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला है और इसलिए वहां पर क्या हो गया? अल्प बेरोजगारी हो गई। ठीक है, तो यहां से इसको हटा दें। आप प्रच्छन्न बेरोजगारी देख लेंगे। और इसे दूर करने का तरीका क्या है? दूर करने के तरीके, दूर करने के तरीके। तो सबसे पहला चीज यह है कि जो कृषि में लगे हुए फालतू के लोग उनको कहीं से हटाकर कहीं और लगाया जाए, यानी कि गैर कृषि क्षेत्रों का विकास किया जाए।
तो सबसे पहला आप ले सकते हैं गैर कृषि क्षेत्रकों का क्या किया जाए, प्रसार किया जाए या विकास किया जाए। ठीक है, गैर कृषि क्षेत्रकों का विकास किया जाए। जैसे कि जो लोग कृषि में लगे हैं उनके लिए पशुपालन खोल दिया जाए, ठीक, और कोई उद्योग स्थापित कर दिया जाए, उसमें लोगों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इस तरह से हम देखेंगे गैर कृषि क्षेत्रकों का जब निर्माण करेंगे तब जाके हमें लोग कृषि से, जो कृषि में प्रचंड बेरोजगारी आ रही है, उससे हमें निजात मिलेगी। और बताइए, गैर कृषि क्षेत्रों का विकास कर देंगे, लोगों में कौशल विकास प्रारंभ करें, क्योंकि जब लोगों के पास कौशल नहीं होता है तो सबसे एक बहुत ही जरूरी है, जो कि इस समय कौशल विकास पर ध्यान भी दिया जा रहा है, कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कौशल नहीं होगा तो आप किसी भी तरह से आपके पास सबसे अच्छा रोजगार क्या मिल जाता है, फिर कृषि हो जाती है, जिसमें किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपके पास योग्यता नहीं है, मान लेते हैं घर में कोई 5 सदस्य हैं और पांचों के पास योग्यता नहीं है, तो 5 लोग कहाँ लगे रहेंगे, कृषि में। अब वहां पे जरूरत है एक व्यक्ति की, लगे हुए 5 लोग, तो वहां पे हम देखेंगे प्रचंड बेरोजगारी आ जाएगी तुरंत। तो अगर हम उनके अंदर कौशल डेवलपमेंट कर दें, ठीक है, उनके अंदर कौशल विकास कर दें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वे लोग वहां से हटकर कहीं और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हटेंगे तभी तो काम पाएंगे, और कब हटेंगे, जब उनके पास कोई कौशल हो। ठीक है, यानी उनके अंदर किसी काम को करने की कुशलता हो, तो वहां से हटने के लिए उनके अंदर कौशल होना चाहिए, इसलिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूर करने के यह तरीके हो गए। एक आध तरीके और आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति लगे हैं उनको हटाकर हम मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, कम समय में अधिक कार्य हो जाएगा, कम समय में अधिक कार्य हो सकता है, तो मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग कर लीजिए, मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग। अगर हम मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो जो लोग फालतू के लगे हुए हैं काम में, उनसे उनके श्रम की बचत होगी, और उनके श्रम को हम कहीं और उत्पादन प्रणाली में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे अधिकांश लोग आज भी कहाँ नियोजित हैं, कृषि में। लगभग 50% लोग, यानी 49% डाटा के अनुसार लगभग 50% लोग क्या है, कृषि में नियोजित हैं, कृषि में अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं या लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कृषि में क्या देखने को मिल जाती है, प्रचंड बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी, या एक रूप से कह सकते हैं अल्प बेरोजगारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बेरोजगारी का वह रूप जिसमें व्यक्ति कार्यरत तो होता है लेकिन उसकी उत्पादकता अत्यंत कम या लगभग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। दूर करने के तरीके क्या हैं, तो गैर कृषि क्षेत्रों का विकास कीजिए ताकि लोग कृषि क्षेत्र से हटकर कहीं और काम करने के लिए जाएं। यानी आप कह सकते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र का अच्छे से विकास किया जाए तो यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। आपने देखा तृतीय क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो द्वितीय क्षेत्र का अगर विकास होगा तो यहाँ से कृषि वाले जो व्यक्ति हैं वह द्वितीय क्षेत्र में लग सकते हैं। तो गैर कृषि क्षेत्रकों का विकास करना जरूरी है। तृतीय क्षेत्र में उतनी जॉब है नहीं, तो हमें द्वितीय क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो गैर कृषि क्षेत्रों का विकास किया जाए, उसके बाद कौशल विकास किया जाएगा, तो लोग कृषि के जो कृषि में लगे हुए हैं, फालतू के लोग लगे हुए हैं, वे जाकर कहीं और पर काम करेंगे। ठीक है, तो कौशल उनमें होना चाहिए। फिर मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग करके हम उनके समय और श्रम को बचा करके कहीं और पर लगा देंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी का स्वरूप था, और यह प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के तरीके, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब आगे देखिए। तो अब देखना है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। तो आपने देखा कि बेरोजगारी तो वैसे भी बहुत है, तो इसे दूर करने के लिए हमें अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता होगी। अब अतिरिक्त रोजगार आएगा कहाँ से, तो उसके लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, देखिए। तो आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। तो अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय, अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय।
ठीक है, देखिए आपने जो अभी पढ़ा है कि तृतीय क्षेत्रक क्यों बढ़ा है, उसी को लगभग यहां पर उपाय के रूप में सुझा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला आप दे सकते हैं, बुनियादी संरचनाओं का विकास किया जाए। बुनियादी संरचनाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, आदि का विकास किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो वहां पर कुटीर एवं मध्यम उद्योगों का विकास किया जाए। तो आप कह सकते हैं, आप लिखेंगे कुटीर, आप या सीधे लिख दीजिए छोटे एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। अब देखिए, जब आप छोटे उद्योगों का विकास किया जाए, तो वहां पर जो लोग होंगे, वहां पर स्थानीय जो लोग होंगे जहां पर आप यह उद्योग स्थापित करेंगे। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, जो घर में एक आप चला सकें, ऐसा उद्योग जो किसी घर में आराम से चलाया जा सके 2-3 सदस्यों द्वारा। जैसे आप देखते होंगे आजकल गांव में अगरबत्ती बनाने का प्रोग्राम किया जाता है, यानी काम किया जाता है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं छोटे एवं कुटीर उद्योग। यहाँ पर आप देख सकते हैं माचिस बनाने की जो कलाएं हैं वो देख सकते हैं। छोटे स्तर पर दो लोग आप देखते होंगे बहुत सी चीजें बनाते हैं जो बेचते हैं बाजारों में, जिनके लिए मेला भी लगाया जाता है। हथकरघा की वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए तो लोगों को रोजगार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हैं, और भी क्या हो जाएगा, तो परिवहन सेवाओं का विकास कर लीजिए। परिवहन सेवाओं का विकास, अगर परिवहन सेवाओं का विकास होगा, अगर हर जगह परिवहन सेवाएं अच्छे से डेवलप होंगी, तो आवागमन लोगों का आसान होगा, चीजों को पहुंचाना आसान होगा। तो कई लोग क्या करेंगे, वाहन खरीदकर अपनी रोजगार अपना चुन सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे, और जो परिवहन सेवाओं का जब विकास होगा, तो उसके लिए जो परिवहन सेवाओं का जब विकास होगा, उसमें भी रोजगार आएगा। ठीक है, इस प्रकार आप परिवहन सेवाओं का विकास देख सकते हैं। और भी अगर और भी देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया बुनियादी संरचनाओं का विकास। ठीक है, छोटे एवं कुटीर उद्योगों का विकास करिए, परिवहन सेवाओं का विकास करिए, और गांव के स्तर पर आप दे सकते हैं सहकारी कृषि को बढ़ावा। सहकारी कृषि को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। सहकारी कृषि को बढ़ावा, सहकारी कृषि को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? सहकारी मतलब कई जो गांव के कुछ किसान आपस में मिलकर अपने खेत को एक कर लेंगे और वहां पर एक संस्था बना लेंगे, और उसके आधार पर सभी लोग अपना खेत एक करने के बाद उसमें सभी लोग क्या करेंगे, योगदान करेंगे, और सभी लोग उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेंगे और एक साथ उत्पादन करेंगे, और जो लाभ होगा आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह से सभी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। वहां पे कुछ लोगों को ऑडिटिंग के लिए रखा जाएगा, कुछ लोगों को अलग काम दिया जाएगा, किसी को बीज लाने का काम, किसी को, इस तरह से काम को बांट लिया जाता है वहां पे। तो कुछ लोगों को रोजगार वहां पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं नहर सेवाओं का विकास कर लीजिए। नहरों का विकास, नहरों का विकास, जब नहरों की खुदाई होगी तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कई आपके पास उपाय हैं जो आप सुझा सकते हैं, किसके लिए, अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए। तो यहाँ पे आप यह देख लीजिए। और भारत सरकार द्वारा किया गया एक उपाय आपको जानना बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए एक योजना चलाई जाती है, जिसे आप लोग जानते हैं
जिसका नाम है नरेगा अधिनियम 2005। नरेगा अधिनियम 2005। इसी का नया नाम क्या है? मनरेगा। मन करे तो रेगा नहीं, मनरेगा। देखिए नरेगा क्या है, यहां पे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपका बना है नरेगा इससे। देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, अब यहाँ पे जो माँ जुड़ गया है इसका नाम हो गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ग्रामीण, आजकल तो शहरों में भी हो गया, तो सीधे लिखेंगे 100 दिन का, वर्ष में 100 दिन, वर्ष में कितने दिन? वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है लोगों को। रोजगार की गारंटी कितने दिनों की? 100 दिनों की। ठीक है, इसमें नियमित मजदूरी रहती है। और इसके साथ एक चीज और है कि अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है 100 दिनों का, वर्ष में अगर 100 दिन रोजगार नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। तो यह भी याद रखें, अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। ठीक है, तो यह क्या है? नरेगा अधिनियम 2005, जिसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2009 में गांधी जी की जयंती पर इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। तो यह क्या करता है? एक तरह से इसे ही कहा जाता है काम का अधिकार। काम का अधिकार, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। ठीक है, इसे 2005 में लाया गया। और कितने जिलों के लिए लाया गया? 625 जिलों के लिए। 625 जिले थे इसमें। इसके अंतर्गत कितने जिलों को कवर किया गया था पहले? तो 625 जिले, यह याद रखें। देखिए फिर से लिख देते हैं, 625 जिले इसके अंतर्गत थे। तो फिर से देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा नरेगा अधिनियम लाया गया किसके लिए? काम के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को काम प्रदान करने के लिए, लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए। तो कब आया? 2005 में। नाम क्या था? नरेगा अधिनियम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम आपको मिलेगा 2 अक्टूबर को 2009 में, 2009 या 7 में, मैं भूल रहा हूं, शायद 2009 ही होगा। इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। वर्ष में 100 दिन की रोजगार की क्या देता है? गारंटी देता है। और फिर क्या करता है? बेरोजगारी, अगर यह सरकार असफल होती है रोजगार देने में तो उसे क्या देना पड़ता है? बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसे पहले उतार लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि नरेगा का नाम 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था मनरेगा। तो मनरेगा नाम कब हुआ था? यहाँ पर नरेगा अधिनियम, मनरेगा, तो यह हुआ था 2009 में। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपने इसे उतार लिया होगा। अब आइए देखते हैं कि कुछ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक भी हैं, जैसे संगठित और असंगठित, निजी और सार्वजनिक। तो आइए इन्हें समझते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक। सबसे पहले देखिए, एक आधार पे, संगठन के आधार पे जब बांटते हैं तो संगठित और असंगठित, यानी संगठित के आधार पे बांटेंगे तो एक हो जाएगा, इसमें 2 प्रकार मिलेंगे, संगठित ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्रक, और असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा बांटते हैं स्वामित्व के आधार पर।
तो यह हो गया स्वामित्व के आधार पर। यह आपको मिलता है दो प्रकार का, ठीक है। एक मिलता है आपको निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा मिलता है सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक हो गया इधर संगठित के आधार पर, संगठित और असंगठित, और वहां पर हो गया क्या, निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो यहां पर आइए समझते हैं अब एक एक क्षेत्रक को। संगठित क्षेत्रक क्या होता है, असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। पहले संगठित क्षेत्रक को शुरू करते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। देखिए संगठित क्षेत्रक तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जिसमें जो काम होता है वह कुछ नियम, कुछ सिद्धांतों और नियमों के तहत होता है, तय रहते हैं हुए नियम, ठीक है, उनके तहत होता है, और सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। छुट्टी की सुविधा रहेगी, पेंशन की सुविधा रहेगी, स्वास्थ्य सुविधा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे संगठित क्षेत्रक अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखिएगा इसे, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जहां काम तय नियमों एवं कानूनों के तहत होता है, कानूनों के तहत होता है, संगठित क्षेत्रक कहलाता है, संगठित क्षेत्रक कहलाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को नियमित वेतन, पेंशन, छुट्टी को अवकाश लिख सकते हैं, अवकाश व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां काम तय नियमों एवं कानूनों के तहत होता है, यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तहत होता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। इसमें व्यक्ति को नियमित वेतन, पेंशन, अवकाश व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। एक चीज और जानना है, संगठित क्षेत्र जो होता है यह सरकारी नियंत्रण में आता है, इन पर सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है। सरकारी नियंत्रण आप यह भी लिख सकते हैं, जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है, वह क्षेत्र जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है उन्हें हम कहते हैं संगठित क्षेत्र। आप सोच रहे होंगे तब तो सरकारी हो गया, यानी सार्वजनिक हो गया, नहीं। आप कई देखेंगे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के भी पीएफ बने होते हैं, तो वे क्या करते हैं, कंपनियां वे सरकारी रूप से क्या हैं, यानी कि उन कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण है, ठीक है, यानी उनको अपना ब्यौरा सरकार को देना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा है, ठीक है, रिलायंस है, इन सभी को अपना डाटा सरकार के पास क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सरकार को, इसलिए सरकारी नियंत्रण में आने वाली कंपनियां हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, जैसे सरकारी विभाग सभी आ जाएंगे, सरकारी विभाग, बड़ी कारपोरेट कंपनियां, बड़ी कंपनियां लिख सकते हैं, बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गया, आप इसे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो संगठित क्षेत्रक है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं?
तो संगठित क्षेत्रक की विशेषताएं देखिए। सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें अस्थायी रोजगार की सुविधा होती है, अस्थायी एवं सुरक्षित रोजगार। तो व्यक्ति को अस्थायी एवं सुरक्षित रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ अस्थायी और सुरक्षित रोजगार का मतलब क्या है, आप बेमन से जब चाहे तब नहीं निकाल सकते। जैसे मान लेते हैं आप कोई अपने घर पर किसी नौकर को रखे हैं, तो आप उससे काम करवा रहे हैं, उसका काम नहीं पसंद आया तुरंत निकाल दिया, ठीक है। आपकी मन पर निर्भर कर रहा है कि आपको उसको पैसा कम देना पड़े, नहीं वह काम करना, वह काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कोई नया नौकर आएगा कम पैसे में काम करेगा, आप उसे जबरदस्ती निकाल देंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि वह अस्थायी रोजगार नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब आ गया संगठित क्षेत्रक में, तो वह रोजगार उसका कैसा हो जाता है, अस्थायी। आप बेफालतू मुझे नहीं निकाल पाएंगे, अगर निकालेंगे तो वह आपके खिलाफ कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो अस्थायी भी होता है, सुरक्षित रोजगार होता है। तो जो अस्थायी रोजगार हो गया वो सुरक्षित हो गया, ठीक है, सिक्योर हो गया। उसके बाद देखिए, यहां काम के घंटे निश्चित होते हैं, यहां काम के घंटे निश्चित होते हैं, ठीक है, काम के घंटे निश्चित होते हैं। और अतिरिक्त अगर काम लिया जाएगा तो ओवर टाइम का पैसा अलग से दिया जाएगा। तो आप यहां काम के घंटे निश्चित होते हैं। और क्या है, यहां पर अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देखिए, पहली बात तो यहां देख सकते हैं अन्य सुविधाएं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, पीएफ आदि की सुविधाएं, यह प्राप्त होती हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या हो गया, विशेषताएं क्या है इसकी। तो व्यक्ति को अस्थायी एवं सुरक्षित रोजगार प्राप्त है। यहाँ पर काम जो करेंगे उसका घंटा क्या है, निश्चित है। अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, आपको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पर मिलता है। और अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य बीमा, पीएफ आदि की सुविधा भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो अब जो उसका उल्टा कर देंगे, जो आपने लिखा था संगठित क्षेत्रक, उसी का उल्टा क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि असंगठित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, जहां काम तय नियमों एवं कानूनों के तहत नहीं होता है। वहां पर तय कानूनों और नियमों के तहत करना है, तहत नहीं होता है। देखिएगा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां काम तय नियमों एवं कानूनों के तहत नहीं होता है, असंगठित क्षेत्रक कहलाता है। असंगठित क्षेत्रक कहलाता है। असंगठित क्षेत्रक कहलाता है। इसमें कर्मचारियों को, या कह सकते हैं व्यक्तियों को जो इसमें लगे हैं, कर्मचारियों को कोई
विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, कोई विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। आई बात समझ में? इसमें कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है। तो अगर आप देखें एग्जाम्पल में, यानी उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे रिक्शा चालक। अब बताइए रिक्शा चालक के लिए कौन सा घंटा निर्धारित है? कोई घंटा नहीं निर्धारित है। रिक्शा चालक। छोटे दुकानदार, छोटे दुकानदार जो गिमटी लगाकर, खोमचे लगाकर अपने सामानों को बेचते हैं, उनके लिए, ठीक है। अब छोटे दुकानदार हो गए, निर्माण कार्य में लगे मजदूर हो गए, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, जो घर बनाने वाले मजदूर हैं, देखते होंगे उनका कोई घंटा निर्धारित नहीं होता। भले आप कहते हैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करते हैं, लेकिन उनको हमेशा क्या निश्चित रोजगार मिलता है? समय समय पर रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। तो वहां पे वह भी क्या हो गए? असंगठित क्षेत्र के हो गए, ठीक है। ठेले लगाने वाले क्या हो गए? असंगठित क्षेत्र के हो गए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आदि लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? असंगठित क्षेत्र। अब ये सरकारी नियंत्रण के बाहर होते हैं। रिक्शा चालक पर कौन सरकारी कंपनी आकर, मतलब सरकारी विभाग आकर कहेगा कि तुम रिक्शा चलाते हो, इतने घंटे चलाओ, इतना पैसा तुम्हें लेना है? जो दे देते हैं आप लोग। यहाँ पे रिक्शा चालक जो मांगता है आपको देना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग उससे झगड़ा भी तू मैं कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्रक है, असंगठित क्षेत्रक है, यह सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, सरकारी नियंत्रण से बाहर, ठीक है। सरकारी नियंत्रण से क्या होता है? यह बाहर होता है। इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी? आपने जो लिखा था पहले संगठित के लिए, वही विशेषताएं यहां पर आएंगी। बस क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सब। काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। उसी का उल्टा लिख लीजिएगा, मैं केवल बोल रहा हूं। काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। अस्थायी एवं सुरक्षित रोजगार नहीं होता है, अस्थायी एवं सुरक्षित रोजगार नहीं होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, यहाँ कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों लिख लेंगे। तो इसको भी उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका संरक्षण कैसे हो। तो आप देखते हैं कि जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र में, वह देखिए ग्रामीण भी हो सकते हैं और शहरी भी हो सकते हैं। ग्रामीण में आप देख सकते हैं जो भूमिहीन किसान हैं, बुनकर हैं, ठीक है, मोची हैं, यह सभी क्या हैं? ग्रामीण स्तर पर क्या है? ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले हैं जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। आप इसके बाद बटाईदार भी देख सकते हैं। बटाईदार का मतलब जो आपसे खेत अधिया पर लेकर फसल करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, फिर आपको आधा आपको देते हैं, फिर अपने लेते हैं आधा, तो ये बटाईदार भी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और शहरी क्षेत्रों में कौन है? तो शहरी क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हैं और जो परिवहन क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम कंपनियों में, फैक्ट्रियों में देख सकते हैं, कुछ केवल तत्काल काम के लिए बुलाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में भी क्या है? असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए? तो इनकी सुरक्षा जरूरी हो जाती है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संरक्षण कैसे किया जाए? देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाएगा? देखिए, संरक्षण कैसे? सबसे पहला आप ले सकते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं उनकी नियमित मजदूरी मिले। और कैसी मजदूरी मिले? तो इनके लिए देखिए, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिकों के लिए मजदूरी को नियमित किया जाए, मजदूरी को निश्चित एवं नियमित किया जाए, निश्चित एवं नियमित किया जाए। असंगठित क्षेत्र को श्रमिकों के लिए किया जाए, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी किया हुआ है, ठीक है। तो
दिल्ली सरकार ने कर दिया है ऐसा, तो मजदूरी को निश्चित एवं क्या किया जाए, नियमित किया जाए। और क्या किया जाए, अब इनके स्वास्थ्य के संरक्षण का भी तो ध्यान देना होगा, तो इनके लिए बीमा जो है, बीमा के लिए इनके लिए क्या करना चाहिए, इनको प्रेरित करना चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, और बीमा के लिए इन्हें प्रेरित करना, स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रेरित करना या जागरूक करना आप कह सकते हैं, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, और क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो जो श्रमिकों को कौशल विकास किया जाए, कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा असंगठित क्षेत्र की जो क्या है, श्रमिक हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, द्वारा प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षित होंगे तो अच्छे से काम मिल जाएगा इनको, ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं, और देख सकते हैं आप कोई अन्य, आप इस तरह से देखते हैं, मजदूरी को निश्चित एवं नियमित किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए, ठीक है, और स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रेरित करना, और कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण का कार्य करना। और आप लिख सकते हैं जो श्रमिक हैं यहाँ के, श्रमिकों को नियमित रोजगार की व्यवस्था, नियमित रोजगार की व्यवस्था, अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, तो जो कि आप देख चुके हैं कि नरेगा वाला कार्य है, कर रहा है, नरेगा को अब क्या बना दिया गया है, मनरेगा बना दिया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है, तो आप इसे भी उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे एक क्षेत्र जो आधार बचा हुआ स्वामित्व के आधार पर, यानी निजी और कौन सा, जो सार्वजनिक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक, तो इसे हम एक साथ समझेंगे। तो निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं या क्षेत्रक लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले आइए निजी क्षेत्र देखते हैं। तो निजी क्षेत्र क्या होता है, तो जिनका स्वामित्व, निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है, या कंपनियों हाथ में होता है, कंपनियों के हाथ में होता है, निजी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं टाटा ग्रुप्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और भी इसी तरह से है, बिरला है, ठीक है, और भी आप देख सकते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रक। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, निजी क्षेत्रक का जो उद्देश्य होता है, यह होता है केवल मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना।
इनको कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अब आइए सार्वजनिक क्षेत्रक, इनका काम क्या है, मतलब ये क्या है, तो जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, सार्वजनिक क्षेत्रक कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो भारत की कोई कंपनी ले लीजिए जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है, तो आप लिख सकते हैं ये क्या नाम है, एनटीपीसी, एसबीआई बैंक आ गया आपका, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, नाल्को हो गया, हिंडाल्को हो गया, ठीक है, आप ले सकते हैं ये क्या है, भारत पेट्रोलियम हो गया। ये सभी क्या है, सरकारी हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्रक हैं। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक। तो इस तरह से हम देखेंगे इनका काम लाभ कमाना नहीं होता, इनका काम होता है क्या, कल्याण करना। देखिए यहां पे इनका जो उद्देश्य है सामाजिक कल्याण है, सामाजिक कल्याण। अब जैसे भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादातर सरकार मुहैया कराती है, तो ये सभी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक में आते हैं। अब एक चीज और आप देखेंगे कि जो भारत में सुरक्षा प्रणाली के लिए जो हथियार बनाने होते हैं वह प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं बनवाया जाता, वह सरकारी ही चीजें बनाती हैं हथियार को, तो वह क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक है। कौन सा क्षेत्रक है, सार्वजनिक क्षेत्रक। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार से। अब एक तरह से हमने देख लिया निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक। अब एक तरह से नया कॉन्सेप्ट आ रहा है पीपीपी। तो पीना नहीं है किसी चीज को, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे जब निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक किसी काम को मिलकर करते हैं तो उसे कहते हैं पीपीपी। आजकल आप देख रहे होंगे ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट सरकार दे रही है प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, उसमें सरकार खुद अपने हिस्सा लगाती है यहाँ पर, तो उसे कहते हैं पीपीपी। सड़क निर्माण का कार्य हो, पीपीपी, ठीक है, कोई भवन निर्माण हो सरकारी, पीपीपी। तो आजकल यह चलन में आ गया है, तो नाम सुने रहेंगे, ठीक है, निजी सार्वजनिक साझेदारी, तो पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया निजी क्षेत्रक, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है, निजी क्षेत्रक कहलाते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है। फिलहाल टाटा को आप यहाँ पे रखा है, लेकिन टाटा कंपनी जो है ज़्यादातर अपना क्या करती है, तो दान करती है। तो टाटा साहब का देहांत हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, सार्वजनिक क्षेत्रक कहलाते हैं। तो जैसे एनटीपीसी, एसबीआई, नाल्को, हिंडाल्को, यह सभी हैं। उद्देश्य इनका क्या होता है, सामाजिक कल्याण होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो यह आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।